हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का मोल कंसेप्ट का लेक्चर सेकेंड है और इस लेक्चर में हम लोग ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम आयनिक मास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि मोल क्या होता है। बाबू, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 1 मोल of a substance equal to the collection of 6.022 into 10 power 23 particles। यानी कि हम लोगों ने ये पढ़ा था बाबू कि मोल का जो मीनिंग होता है वो कलेक्शन होता है। एक मोल का जो वैल्यू होता है 6.022 into 10 power 23 और सब्सटेंस जो होता है वो पार्टिकल का कलेक्शन करता है। इसलिए कहा जाता है 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स। जैसे कि आप डोजन की बात करते हैं तो एक डोजन में जब क्वांटिटी की बात होती है तो 12 होता है, चाहे वो बनाना हो, पेन हो, एग हो, एप्पल हो, एनीथिंग हो। एक डोजन का वैल्यू कितना होता है 12। उसी प्रकार एक मोल का वैल्यू होगा 6.022 into 10 power 23। हम लोगों ने पढ़ा था ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट का मतलब मास और क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स। मोल का मीनिंग कलेक्शन। सब्सटेंस जो है वो पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। The number of atoms in 12 gram of C12 equal to the 6.022 into 10 power 23। हम लोगों ने पिछली क्लास बारीकी से पढ़ा था। तो इसका मीनिंग यह होता है बाबू कि मोल जो है वह मास और क्वांटिटी का कलेक्शन करता है। अभी तो हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 into 10 power 23, जो कि अभी हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। आज हम लोग मास की भी बात करेंगे। तो मोल जो है बाबू मास और क्वांटिटी का कलेक्शन करता है, एलिमेंट कलेक्शन करता है एटम्स का, कंपाउंड कलेक्शन करता है मॉलिक्यूल्स का और रेडिकल कलेक्शन करता है आयंस का। कितना करता है 6.022 into 10 power 23, जो कि एक मोल के बराबर होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था The number 6.022 into 10 power 23 is called एवोगाड्रोस नंबर। इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं क्योंकि इसको एवोगाड्रोस नाम का साइंटिस्ट ने दिया था। और एवोगाड्रोस नंबर को हम लोग Na से डिनोट करते हैं। छोटे पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था एवोगाड्रोस नंबर को Na से डिनोट किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि Na इक्वल टू द 6.022 into 10 power 23। अगर ये आपसे कोई पूछे एक मोल एलिमेंट में कितना एटम्स होगा तो 6.022 into 10 power 23 या Na एटम्स कह सकते हो। एक मोल कंपाउंड में कितना मॉलिक्यूल्स होगा 6.022 into 10 power 23 या Na मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो। एक मोल रेडिकल में कितना आयंस होगा तो 6.022 into 10 power 23 या Na आयंस आप कह सकते हो। क्लियर है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मोल का जो सिंपल मीनिंग देखा जाए तो कलेक्शन होता है और एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 into 10 power 23 और सब्सटेंस जो है वो पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है। इसलिए कहा जाता है 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स। बाबू, मोल मास और क्वांटिटी का कलेक्शन करता है। अभी तो हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसका वैल्यू है 6.022 into 10 power 23। आगे हम मास की भी बात करेंगे। एलिमेंट बाबू एटम का कलेक्शन करता है, कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है और रेडिकल जो है वो आयंस का कलेक्शन करता है। कितना करता है बाबू 6.022 into 10 power 23 का करता है, जो कि एक मोल के बराबर होता है। ये वैल्यू कहां से आया? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन
12 gram of C12 equal to the 6.022 into 10 power 23. द नंबर 6.022 into 10 पावर 23 को हम लोग एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं, क्योंकि इसको एवोगाड्रो नाम का साइंटिस्ट ने दिया था। एवोगाड्रोज नंबर को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, यानी कि Na बराबर आप लिख सकते हो 6.022 into 10 पावर 23। हम लोगों ने रेडिकल के बारे में पढ़ा था, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि एलिमेंट एटम का कलेक्शन करता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है और रेडिकल आयंस का कलेक्शन करता है। एक मोल का वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, 6.022 into 10 पावर 23। आपसे पूछे कोई कि एक मोल एलिमेंट में कितना एटम्स होगा, Na एटम्स होगा। एक मोल कंपाउंड में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, Na मॉलिक्यूल्स होगा। एक मोल रेडिकल में कितना आयंस होगा, Na आयंस होगा। एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Na होगा। एक मोल में प्रोटॉन कितना होगा, Na होगा। एक मोल में न्यूट्रॉन कितना होगा, Na होगा। Na मींस 6.022 into 10 पावर 23। सेठ भाषा में कहा जाए टेबल कुर्सी मकान एटम मॉलिक्यूल आयन, एक मोल का जो वैल्यू होगा बाबू 6.022 into 10 पावर 23। एक मोल में जब भी क्वांटिटी की बात आएगी, एनीथिंग, वाटर का बूंद कितना होगा, एटम्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, आयंस कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन, एनीथिंग, एक मोल में जब क्वांटिटी की बात होगी तो वैल्यू होगा 6.022 into 10 पावर 23। हम लोगों ने पिछले क्लास रेडिकल के बारे में पढ़ा था। रेडिकल दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल वह रेडिकल कहलाता है जिसपे प्लस चार्ज हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल वह रेडिकल कहलाता है जिसपे माइनस चार्ज हो। प्लस चार्ज वाले को कैटायन कहते हैं, माइनस चार्ज वाले को एनायन कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को बेसिक रेडिकल कहा जाता है, मैंने बारीकी से आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। बाबू मोल को हम लोग सिंबल MOL, छोटी MOL से डिनोट करते हैं। जहां भी मोल की सिंबल की बात आएगी MOL लिखाएगा। मोल जो होता है SI यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। जैसा कि आप जानते हैं एक मोल में एटम Na होता है, मॉलिक्यूल Na होता है, आयंस Na होता है, इलेक्ट्रॉन Na होता है, प्रोटॉन Na होता है, न्यूट्रॉन Na होता है, एनीथिंग एक मोल में Na होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक मोल का जो वैल्यू है वो फिक्स है 6.022 into 10 पावर 23। इसलिए बाबू द नंबर 6.022 into 10 पावर 23 को हम लोग एवोगाड्रोज कांस्टेंट भी कहते हैं। पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट मींस कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 पावर 23 एटम्स होता है। जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू द 6.022 into 10 power 23 atoms of an element। एक मोल कंपाउंड यानी 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड मींस कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था, देयरफॉर 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने पढ़ा था 1 मोल ऑफ ए रेडिकल मींस कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 power 23 आयंस। Therefore हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था 1 मोल ऑफ ए रेडिकल इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 पावर 23 आयंस। क्लियर दैट? चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम आयनिक मास। क्लियर दैट? आइए बाबू क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 moles of CuSO4 into 5H2O। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था बाबू कि जो क्वेश्चन कहे उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 moles ऑफ CuSO4 into 5H2O में कितना एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन 2 moles ऑफ
CuSO4 into 5H2O इक्वल टू द, अब देखिए आप मोल को भूल जाइए। सबसे पहले मुझे ये बताइए CuSO4 इंटू 5H2O में कितने एटम्स है? मोल हम नहीं जानते, मोल से कोई मतलब नहीं है। कॉपर 1 है, 1 सल्फर है, ऑक्सीजन का 4 एटम है। ध्यान दो, कॉपर का कितना एटम है? 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 5 कोफिशिएंट है, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 5 कोफिशिएंट है, कितना? 5। जोड़ो, 1 और 1 2, 4 2 6, 6 10 16, 16 5 21। एक और तरीका है, कॉपर 1, सल्फर 1, 1 और 1 2, 4 ऑक्सीजन, 2 और 4 6, प्लस वाटर में एटम गिनो, 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, 2 और 1 3 एटम, अपन दिया 15। देखो ध्यान से, कॉपर 1, सल्फर 1, 1 और 1 2, 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 हो गया। अब देखो वाटर में कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, 2 और 1 3 एटम हो गया। अब 5 कोएफिशिएंट है, 5 दिया 15 हो गया। 15 6 कितना होता है? 21 होता है। समझ गया बाबू? तो सबसे पहले आपको जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है उसमें कितने एटम्स है पहले उसको फाइंड करना है। तो सर इसमें जो है 21 एटम है। एक मोल में कितना होता है? Na होता है, तो 21 इंटू Na। तो 2 मोल में कितना होगा? 2 से गुना कर दो तो हो जाएगा छोटे 42 Na। समझ गए? एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ध्यान दो, ओ एटम्स का मतलब ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, चलो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी निकाल दो। ऑक्सीजन पहले निकालो, आ जाओ इधर देखो क्या सर सिखाए हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O बराबर। अब देखो ध्यान से, हम क्या बोले हैं? मोल से भी हमको कोई मतलब नहीं है, मोल को भूल जाओ। मुझे ये बताओ कि Na2CO3 इंटू 10H2O में ऑक्सीजन का कितना एटम है? देखो तो, यहां ऑक्सीजन कितना है? 3 है। ध्यान दो, Na2CO3, आपको यहां पे टोटल एटम नहीं बताना है बाबू। क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आपको केवल ऑक्सीजन एटम बताना है, टोटल एटम की आवश्यकता नहीं है आपको बताने का। तो हमने लिखा बाबू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 2 मोल्स ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ऑक्सीजन एटम काउंट करो, यहाँ कितना ऑक्सीजन एटम है? 3 है। यहाँ कितना है? 10 कोएफिशिएंट है, इसको 10 है बाबू, ये नहीं वो समझ लेना। तो वाटर में कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है, 10 कोएफिशिएंट है, 10 को 1 से गुना करो 10 ले दैट। यहाँ ऑक्सीजन है 3, वाटर में कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है, कोएफिशिएंट कितना है? 10, तो 10 इंटू 1 और 10, तो 10 ऑक्सीजन हो गया यहाँ, और 3 10 और 3 13 हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन एटम अगर देखा जाए Na2CO3 इंटू 10H2O में कितना है भाई? 13 है। 1 मोल में कितना होता है? Na होता है। कितना मोल में निकालना है? 2 मोल में निकालना, 2 से गुना कर दो इसको, 26 Na। ये नहीं समझना है दुइये मोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मोल में पूछे, 4 मोल में पूछे, 5 मोल में पूछे, जितना मोल में पूछेगा आपको क्या करना है छोटे? इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको लिखो बाबू। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अभी हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी टाइप का कंपाउंड और मॉलिक्यूल हमको दे दे और हमसे ये पूछा जाए
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, तो हम आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर दैट? तो अब हम लोग थोड़ा मॉलिक्यूल निकालना सीखते हैं। आइए, क्वेश्चन है छोटे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स in 2 moles of H2SO4। सबसे पहले छोटे नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ H2SO4। 2 मोल H2SO4 में कितने एटम्स होंगे और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू द, सर क्या सिखाए हैं? सर ये सिखाया है कि मोल से अभी मतलब नहीं रखना है। H2SO4 में कितने एटम है देखो, हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, तो 2 और 1 3 4 7, तो टोटल एटम कितना हो गया? 7 हो गया। 1 मोल में कितना होता है? Na होता है, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 14 Na हो जाएगा। Na का मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 14 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। जैसा देश वैसा भेष, जिस प्रकार क्वेश्चन में आंसर दिया रहेगा, अगर ये आंसर Na के टर्म में है 14 Na, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में आंसर है 14 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 कर देना बाबू। क्लियर है? एटम निकालना सीख गए। दूसरा है छोटे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू द, ध्यान दो इधर। अब देखो मॉलिक्यूल आपको निकालना है। सबसे पहले मोल को हटाओ, H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो छोटे, एक लॉजिकल बात यहां पर यह है कि H2SO4 का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, नहीं कुछ तो 1। कितना मॉलिक्यूल हो गया? 1 मॉलिक्यूल हो गया। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 रहता तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, कोएफिशिएंट 3 रहता 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, कोएफिशिएंट 4 आता तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूल के लिए आपको कोएफिशिएंट को पकड़ना है छोटे, समझ गए? तब बताओ H2SO4 यहाँ पे कितना है? 1 है, तो मॉलिक्यूल कितना हो गया? 1। तो कह सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है छोटे। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 है। 1 मोल में कितना होता है? Na होता है, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, तो कितना हो गया? 2 Na हो गया। समझ गए छोटू? क्लियर है? आप इसे लिख लो, क्वेश्चन आउट करेंगे। लिख लिया? आइए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ HNO3। ये नहीं समझना 2 मोल में, 2 मोल में 2 से गुना कर देना है, 3 मोल में 3 से गुना कर देना है, 4 मोल में 4 से गुना कर देना है, 5 मोल में 5 से गुना कर देना है। ये कोई जरूरी नहीं 2 मोल में पूछेगा, हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि ए को पकड़ के आपको बता रहे हैं, आपको ज्यादा समझ में आए। समझ गए छोटू? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ HNO3। अब देखो छोटू, HNO3 में कितने एटम्स हैं? मोल को हटाओ पहले। एटम्स देखो HNO3 में कितना है? हाइड्रोजन का 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम है। एटम गिनो, 3 1 4 1 5 एटम हो गया बाबू। 1 मोल में कितना होता है? Na होता है, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, कितना आ गया? 10 Na आ गया छोटू। समझ गए? Na के टर्म में इसे लिख देते हो 10 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, इसको 10 यानी कि 6.022 इंटू 10 पावर 24 लिख दो। 23 या 10 24 हो गया। समझ गए छोटू? क्लियर है? ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा देश वैसा भेष वाली बात करेंगे हम लोग। अगला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
in 2 moles of HNO3। अब मुझे बताओ छोटे, HNO3 क्या वो है? वो है नाइट्रिक एसिड, इसे कहते हैं हम लोग। HNO3 क्या वो है? वो है। तो मॉलिक्यूल कितना? 1। कौन सा कंपाउंड है? HNO3, नाइट्रिक एसिड। कितना HNO3 है? 1 है। कोफिशिएंट कितना है? 1 है। 1 HNO3। मॉलिक्यूल कितना? 1। एक मोल में कितना होता है? Na। तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 2Na। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकालना आराम से सीख चुके हैं। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपसे कहेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट कंपाउंड, तो आप आराम से निकाल देंगे। एक मोल में एनीथिंग, क्वांटिटी की जब बात होगी, अभी हम लोग क्वांटिटी की केवल बात कर रहे हैं, तो वैल्यू होगा बाबू 6.022 इंटू 10 पावर 23। समझ गए छोटू? क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन और करा देते हैं आपके लिए। कैलकुलेट द, इसको पहले लिख लो। लिखा गया ये? चलो आप मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ H2O वाटर। सबसे पहले देखना है छोटे, नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। सबसे पहले आपको ये देखो कि वाटर में कितना एटम है। एक बार चलो आ जाओ, एक बार शुरू से दिखा देते। देखो कौन सा कंपाउंड है? वाटर। इसमें कितना एलिमेंट है? 2। कौन कौन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कंपाउंड कौन सा है? वाटर। कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। कौन कौन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 3 एटम हो गया। मॉलिक्यूल कितना है? कोफिशिएंट कितना है? 1। तो मॉलिक्यूल 1। वाटर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल है। यहाँ कोफिशिएंट 2 देते 2 मॉलिक्यूल हो जाता। यहाँ कोफिशिएंट 3 तो 3 मॉलिक्यूल हो जाता। समझ गए? क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत? आ जाओ। तो अब मुझे बताओ, वाटर में एटम है 2 और 1 3। 1 मोल में Na होता है, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, तो 6Na। Na का वैल्यू आप जानते हो ना? बोलो 6.022 इंटू 10 पावर 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। अभी हम लोगों ने देखा कि वाटर कितना है? ए वो है। तो मॉलिक्यूल कितना होगा? 1 होगा। 1 मोल में कितना होता है? Na होता है। 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 2Na हो गया। समझ गए? तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना आप 100% सीख चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना आप 100% सीख चुके हैं। तो आइए अब हम लोग नंबर ऑफ आयन्स देख लें। यानी नंबर ऑफ आयन से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको लिख लिए होंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ H plus and SO4 minus 2 ions in 2 moles of H2SO4 in aqueous सॉल्यूशन। SOL ऊपर एन का मतलब सॉल्यूशन। लीजिए लिख दें पूरा। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ H plus and SO4 minus 2 ions in 2 moles of H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन। छोटे सरकार आपको निकालना है H plus and SO4 minus 2 ions in 2 moles of H2SO4 aqueous solution।
अब देखो, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो सबसे पहले H2SO4 को आप वाटर में डाल दो। AQ का मतलब होता है एक्वस। क्वेश्चन कह रहा है जब हम 2 मोल H2SO4 को वाटर में डालेंगे तो कितना आयंस होगा H प्लस का, कितना आयंस होगा SO4 माइनस 2 का। यानी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ H प्लस एंड SO4 माइनस 2 आयंस इन 2 moles of H2SO4 in aqueous solution। तो छोटे बाबू H2SO4 को जैसे हम एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे टूटेगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2। कैसे टूटता है इसका एक फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं, पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा, तत्काल आप बर्दाश्त कीजिए। तो आप देखना है कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन 2 moles of H2SO4 in aqueous solution बराबर। आइए सबसे पहले आप मोल को हटाइए। आप देखिए जब H2SO4 को आप पानी में डाले, एक्वस सॉल्यूशन में डाले, तो कितना H प्लस आयन रिलीज किया? 2 H प्लस आयन रिलीज किया। छोटे कितना H प्लस आयन रिलीज किया? 2 H प्लस आयन रिलीज किया। तो पूछेगा कि भाई H2SO4 ने कितना H प्लस आयन रिलीज किया? 2। H प्लस आयन कितना है? 2 है। एक मोल में कितना होता है? Na होता है 2 into Na। कितना मोल में निकाला? 2 मोल में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 4Na। मजा आया, समझ गए। अगला है कि नंबर ऑफ SO4 minus 2 ions in 2 moles of H2SO4 in aqueous solution। आप देखिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि जैसे आपने H2SO4 को एक्वस सॉल्यूशन में दिया, नहीं वाटर में डिसॉल्व किया, तो SO4 सल्फेट आयन कितना है छोटे? इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, नहीं कुछ तो 1। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। मुझे बताइए कि सल्फेट आयन कितना है? यहाँ पे 1 है। 1 मोल में कितना होता है? Na। तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो तो आ जाएगा 2N। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आपको लग रहा है कि सर ये टूटता कैसे है, ये भी हम क्लियर कर देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। इसका भी हम तत्काल बर्दाश्त कीजिए, इसका हम फार्मूला लिख देंगे, नोट में समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको लिख लिया? लिख लो इसको, एक और क्वेश्चन करेंगे। लिखा गया? अब calculate the number of Na plus and CO3 minus 2 ions in 2 moles of Na2CO3 in aqueous solution। तो सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो Na2CO3 को वाटर में डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, किसमें टूटेगा? 2Na प्लस और CO3 माइनस 2। आप देखो छोटे कैसे डिसोसिएट होता है, सर हमको समझाइए, भी समझा दे, टेंशन में बर्दाश्त में टूटा है, डिसोसिएट हुआ है। इसका कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 1 है, नहीं कुछ तो। यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होता, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो आपको बताना है
नंबर ऑफ Na प्लस आयंस in 2 moles of Na2CO3 in aqueous सॉल्यूशन बराबर। सबसे पहले मुझे बताओ कि Na2CO3 को जब आप पानी में डाले, एक्वस सॉल्यूशन में डाले, तो कितना Na प्लस आयन रिलीज हुआ भाई? 2 Na प्लस आयन रिलीज हुआ। 2 लिख दो। एक मोल में कितना होता है? Na होता है 2 इंटू Na, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, कितना हो गया? 4 Na। समझ गए? नंबर ऑफ CO3 minus 2 ions in 2 moles of Na2CO3 in aqueous solution। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि Na2CO3 को जब मैंने वाटर में डाला, कितना CO3 माइनस 2 आयंस प्राप्त हुआ? कोफिशिएंट कितना? 1। चार्ज से मतलब नहीं रखना है, कोफिशिएंट को देखना है आयंस के लिए। कितना कोफिशिएंट है? 2, तो 2 Na प्लस, कितना कोफिशिएंट? 1 CO3 माइनस 2। क्लियर दैट? आयंस हो गया 1 CO3 माइनस 2, 1 मोल में Na, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 2 Na। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि नंबर ऑफ आयंस किसी भी टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन आप ये सोचेंगे कि सर कंपाउंड जो है डिसोसिएट कैसे होता है। समझो, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे या 11th में यानी इक्विलिब्रियम में भी आपको हम पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वह सब्सटेंस कहलाता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाए, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वह सब्सटेंस कहलाता है जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं हो। तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो आप समझ गए, समझ मेरी बात। जो 100% डिसोसिएट हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। समझ गए छोटो? तो आइए आपको ये समझाते हैं कि कंपाउंड डिसोसिएट किस प्रकार होता है। अगर मान लो कि AXBY कोई कंपाउंड है और वह एक इलेक्ट्रोलाइट है, AXBY वह क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि वाटर में जाने के बाद 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो जैसे इसको वाटर में डालोगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो XA प्लस वाई जोड़ YB माइनस X फार्मूला पे टूटेगा। यानी कि मैंने माना कि AXBY एक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट वह सब्सटेंस को कहलाते हैं जो कि 100% डिसोसिएट हो जाता हो, एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता हो। तो मैंने एक AXBY कंपाउंड लिया जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैंने उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला कंप्लीट डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट इस प्रकार होगा XA प्लस वाई जोड़ YB माइनस X। आप इसे रट जाइएगा। लेते हैं एग्जाम्पल। अभी हम लोगों ने लिया था H2SO4, ध्यान दीजिएगा छोटे। ये सल्फेट है, सल्फेट कितना है? 1 है। इसमें सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं रहेगा, इसे हम सल्फेट कहते हैं। और ये आपका हाइड्रोजन एटम में कितना है? 2 है। तो छोटे ध्यान देना, हम इस फार्मूला पे देख रहे हैं H हो गया आपका A, इस बेसिस पे A, X बराबर हो गया 2, ध्यान दो, A H X 2, SO4 सल्फेट जो है आपका हो गया B,
और 1 जो हो गया आपका y, डाल दिए को सॉल्यूशन में। क्या लिखे आप? x, x का मतलब 2, क्या लिखे आप? a का मतलब h, क्या लिखे? प्लस y का मतलब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 तो ऐसे भी रहता है। जो y का मतलब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 तो ऐसे भी रहता है। b का मतलब SO4 माइनस x का मतलब 2। देखिए थोड़े थे अभी कुछ देर पहले H2SO4 को जब आप एक्वा सॉल्यूशन में दिए थे तो आया था 2H प्लस SO4 माइनस 2। क्लियर है? एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, Na2CO3 एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिए। ये सोडियम है, ये कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का कितना नहीं कुछ तो 1, तो सोडियम हो गया आपका A फॉर एप्पल, x बराबर 2, B हो गया आपका कार्बोनेट, एप्पल का मतलब यहाँ पे सोडियम समझना है इन्हें कि A फॉर एप्पल इसे बोला गया आपसे। A क्या है? सोडियम है, x क्या है? 2, CO3 क्या है? B, और 1 यहाँ पे क्या हो गया? Y, इक्वेशन के बेसिस पे। तो क्या लिखे? x का मतलब 2 लिखो, h का मतलब सॉरी x का मतलब 2, a का मतलब सोडियम, प्लस y का मतलब 1 लिखे नहीं लिखे बात बराबर, 1 ऑटोमेटिक रहता है, प्लस y का मतलब 1 लिखे नहीं लिखे बराबर, 1 तो ऐसे मेंशन रहता है। b का मतलब CO3 कार्बोनेट माइनस x का मतलब 2। देखो तो हो गया ना? लगाए। इसी प्रकार हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड को डिसोसिएट करेंगे ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? लगाए? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है तो, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलो अब इसको आप लिख लो छोटे, इसको लिख लीजिए। तो छोटे अभी तक हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया कि मोल दे दे, कंपाउंड और मॉलिक्यूल दे दे तो एटम निकाल लेते हम लोग, और कंपाउंड दे दे मोल दे दे तो मॉलिक्यूल निकाल लिए हम लोग। कंपाउंड है उसको हम एक्वा सॉल्यूशन में डाले, डिसोसिएट हो गया, मोल पता है, आयंस निकाल लिए। कंपाउंड किस प्रकार डिसोसिएट होगा ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर दैट? आइए क्वेश्चन लेते हैं छोटे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in 2 moles of water। अब ये ध्यान देना है कि 2 मोल्स हम ले रहे हैं, तब 3 4 5 मोल जितना मोल ले लेंगे उतना गुना कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले छोटे मेरे अनुसार आप चलिए, मोल को अभी आप भूल जाइए, मोल से आपको मतलब नहीं है। सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि वाटर में इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। तो आइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर, मोल अभी छोड़ देते हैं हम लोग। मुझे ये बताओ वाटर में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सर क्या पढ़ाए हैं? सर ये पढ़ाए हैं कि जहां तक आपको पता होना चाहिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि Z बराबर E बराबर P और A बराबर होता है P प्लस N
इसलिए n बराबर a माइनस पी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फार्मूला साइड में रहेगा हम लोगों का। Z है आपका एटॉमिक नंबर, E है आपका इलेक्ट्रॉन, P है आपका प्रोटॉन। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही ये पढ़ा था कि अगर दी एटम न्यूट्रल है, एटम पे कोई चार्ज नहीं है, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा। बाबू क्लियर है? यानी कि Z इक्वल टू द E इक्वल टू द P किस केस में होगा? जब एटम न्यूट्रल होगा, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब चार्ज आ जाएगा तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि Z इक्वल टू द E इक्वल टू द P। लेकिन चार्ज हो और चार्ज नहीं हो, ये जरूर हम कह सकते हैं कि Z बराबर P। जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका प्रोटॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। अब प्रोटॉन जो है छोटे, लॉस और गेन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और न्यूट्रॉन भी जो है वह लॉस और गेन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लॉस और गेन में केवल और केवल पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन, जो कि हम बेसिक कंसेप्ट में आपको पढ़ाएंगे, जो संडे को वीडियो अपलोड होगा। समझ गए छोटू? क्लियर है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो एटम पे प्लस चार्ज आएगा, केटायन का फॉर्मेशन होगा, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो एटम पे माइनस चार्ज आएगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो लॉस करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या कमेगी और गेन करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई अंतर नहीं आएगा, जो कि सारा कल के लेक्चर में हम बात करेंगे आपके साथ। समझ गए छोटो? क्लियर है? तो वाटर में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, 2 लिख दिए। पकड़ो, बात को पकड़ो। हाइड्रोजन कितना है? 2 लिख दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 क्योंकि न्यूट्रल है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, 8 है 2 10। अब मुझे बताओ कि वाटर में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वाटर। तो छोटे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन भी 1। ऑक्सीजन कितना? 1 है, एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन भी 8, 8 है 2 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वाटर। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको मास चाहिए। न्यूट्रॉन बराबर होता है मास माइनस प्रोटॉन। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम वाटर के न्यूट्रॉन की अगर बात करें, जहां तक हम लोग जानते हैं अगर एटम न्यूट्रल है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा, वही प्रोटॉन होगा। और मास नंबर जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रॉन इक्वल टू द मास माइनस प्रोटॉन हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 2 लिख दो। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? मास माइनस प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, फर्स्ट क्लास हम पढ़ाए थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन भी 1, तो 1 माइनस 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 लिखो। ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन निकालना है तो मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 माइनस प्रोटॉन कितना? 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8। तो छोटे 2 इंटू 1 में से 1 गया 0 प्लस 1 इंटू 16 में से 8 गया 8, तो 0 प्लस 8 तो आपका कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन हम पढ़ाएंगे हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होगा, 0 होगा, लेकिन ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 होगा और ट्राइटियम न्यूट्रॉन 2 होगा। समझ गए? आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो क्लियर है?
तो ये आप समझ गए कि भाई वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, समझ गए। अब हम लोगों की मोल की जब बात करें, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 moles ऑफ वाटर। तो छोटे मुझे ये बताओ कि वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई। सर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 लिख दो। 1 मोल में कितना होता है, Na होता है, Na लिख दो, 10 इंटू Na। 2 मोल में 2 से गुना कर दो, तो कितना आ गया 20 N। मजा आया, समझ गए। दूसरा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 2 moles ऑफ वाटर। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वाटर में प्रोटॉन्स कितना आपने निकाला भाई, 10 निकाला, 10 लिखो। 1 मोल में कितना होता है, Na होता है, Na से गुना कर दो। 2 में 2 से गुना करो तो 20 Na हो गया। Na का वैल्यू पता है ना, यहां भी लिखो तो 20 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। यहां पे 20 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 2 moles ऑफ वाटर। तो वाटर में न्यूट्रॉन्स कितना निकाला, 8 निकाला, 8 लिखो। 1 मोल में ही नहीं, गुना करो। 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 16। समझ गए, इसको लिख लीजिए। लिखा गया। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इस पे, आप लोग लिखिए इसको। क्लियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इन 2 moles ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आइए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2 पहले निकालने आ जाओ मेरे साथ, ध्यान दो। पहला लिखा गया ना। अब देखो मुझे पहला जवाब दो छोटे कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना एलिमेंट है इसमें, 2 एलिमेंट है। कौन कौन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। बहुत अच्छा, अच्छा जवाब। कंपाउंड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूल कितना है, 1 मॉलिक्यूल है भाई। एटम कितने हैं, 2 और 3 एटम है। सही, सब तो जानते हैं सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताइए। आइए तो CO2 में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। कौन कौन, कार्बन और ऑक्सीजन। मेरे बच्चे बताएंगे कि क्या वो कार्बन है जी, बताओ। CO2 में कितने कार्बन हैं, ए वो कार्बन 1 लिख दो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, क्योंकि सर बोले हैं न्यूट्रॉन एटम के केस में Z बराबर E बराबर P, तो 6 लिख दिए। प्लस ऑक्सीजन 2 है, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, 8 दूनी 16, 6 22 हो गया बाबू। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन CO2, कार्बन 1 है, एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन भी 6, प्लस ऑक्सीजन 2, एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन भी 8, 16 6 22। ये फार्मूला जो लिखा है आपकी सहूलियत के लिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन CO2, ध्यान दो, कार्बन 1 है, न्यूट्रॉन बराबर होता है मास माइनस प्रोटॉन, मास होता है 12, एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन भी 6, प्लस ऑक्सीजन 2, मास होता है 16, एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन भी 8, तो 12 में 6 गया 6, जोड़ 16 में 8 गया 8, 8 तो नहीं 16, तो 16 6 22, सब में 22 22 आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल ऑफ CO2 कहेगा, तो 2 इन पहले से देखो, ध्यान दो यहां। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल ऑफ CO2, तो CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 22, 22 लिखो। 1 मोल में Na होता है, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, तो कितना हो गया 44 Na।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 2 मोल ऑफ CO2, प्रोटॉन कितना है 22 है, 1 मोल में Na, 2 मोल में 2 से गुना कर दो तो हो गया 44 Na का वैल्यू भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23। न्यूट्रॉन कितना है 22 है, 1 मोल में Na तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो आ गया 44 Na। अब एक आयंस का देख लेते हैं, इसको लिख लो, लिख लिया सारे बच्चे, लिख लिए, क्लियर, मिटा दे, रहने दो, ये लिखा रहेगा कि हम लोग को आराम मिलेगा बनाने में। क्वेश्चन चेंज करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन 2 मोल्स ऑफ H3O प्लस I। तो सबसे पहले हम लोग मोल की बात तो बाद में करें, H3O प्लस में हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले निकाल लें। ध्यान देना बाबू, एक बात को पहले आपको ध्यान यह रखना है कि जब हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर कल अपलोड होगा, कल संडे है, तो हम लोगों ने यह पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन के बराबर होता है, और एटम का एक प्रॉपर्टीज है जब एटम न्यूट्रल है उस कंडीशन में जितना उसमें प्रोटॉन होंगे उतना उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे बाबू। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने ये सीखा था कि जब एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों का फॉर्मूला आया था Z इक्वल टू द E इक्वल टू द P, किस कंडीशन में, जब एटम न्यूट्रल है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, जोड़ होता है बाबू। एटॉमिक मास नंबर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से, न्यूट्रॉन को N से। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले फर्स्ट लेक्चर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मास नंबर जो होता है A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है बाबू। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू द मास माइनस प्रोटॉन। आज आप जान लीजिए, इसे आप जानते हैं, इसे हम बेसिक में पढ़ाएंगे भी, सब लिखाएंगे भी। आज भरवली बता रहे हैं आपको कि एटम का शेप स्फेरिकल है और सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, सो कहा जाता है न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के जब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वह ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डुप्लेट कंप्लीट माना जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है डुप्लेट कंप्लीट करने के बाद अपने आप को स्टेबल समझते हैं, और जितने सारे एलिमेंट हैं वो डुप्लेट के साथ साथ ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद अपने आप को स्टेबल समझता है। स्टेबिलिटी का मतलब कंप्लीट, डुप्लेट एंड ऑक्टेट। डुप्लेट कंप्लीट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट का डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वह एलिमेंट अनस्टेबल है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम केवल डुप्लेट को कंप्लीट करने के बाद ही स्टेबल समझता है। क्यों, कैसे, सब हम पिछले क्लास अगले क्लास बताएंगे जो कि संडे को अपलोड होगा। तो छोटू जो बेसिक कंसेप्ट में आप पढ़ेंगे अभी समझिए। तो
अगर दी एलिमेंट का डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो डुप्लेट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दोनों कर सकता है, नहीं तो फिर कोवैलेंट बॉन्ड बना करके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। जो एलिमेंट स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है जनरली उसे मेटल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है जनरली उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। जो लॉस और गेन दोनों करता है उसे हम छोटे जनरली मेटलॉइड कहते हैं। क्लियर है? जो कि हम सब बताएंगे आपको। किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में अगर दी 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो वह लॉस करता है। और जब किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 5 6 7 8 नहीं, 8 के लिए पावर मिल रहा है बेचारा, 5 6 7 हो तो गेन करेगा। और किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। लॉस और गेन क्यों करता है? अटेन द स्टेबिलिटी। लॉस और गेन में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पैक है, बाहर निकलेगा तभी तो बाबू लॉस और गेन में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कमेगी और गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो क्या समझा आपने? ये समझा कि जिस एलिमेंट का डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट है वह स्टेबल माना जाएगा, और जिसका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वह अनस्टेबल माना जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट कंप्लीट करने के बाद ही अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं, और हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ करके जितने सारे एलिमेंट हैं सारे के सारे डुप्लेट के साथ साथ ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ही अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं। क्लियर है? तो छोटे नोबेल गैस तो स्टेबल है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, आप हीलियम से उठाइए, जब हाइड्रोजन नोबेल गैस में नहीं आएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन 6 नोबेल गैस हैं जो कि स्टेबल हैं। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, जितने सारे नोबेल गैस है सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर हम आपको बारीकी समझाएंगे। विद मोल का लेक्चर है, बेसिक कंसेप्ट में बताएंगे आपको। तो जो एलिमेंट स्टेबल नहीं है वो स्टेबल होने के लिए यानी डुप्लेट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट का है तो ठीक है, जिसका नहीं है वह स्टेबल होने के लिए यानी डुप्लेट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दोनों कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बाबू लॉस, गेन और शेयरिंग में किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। और ध्यान दीजिएगा, लॉस, गेन और शेयरिंग करने की टेंडेंसी केवल इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। और वह कौन सा ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है? लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप ये पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, या 10th में एक चैप्टर होगा कार्बन इट्स कंपाउंड, जिसमें आप पढ़े होंगे इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली इन्वॉल्व वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड बनाने में केवल लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, जो कि हम सब कल बताएंगे आपको बारीकी से बेसिक कंसेप्ट में। तो स्टेबिलिटी का मीनिंग समझ गए। स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, या तो गेन करेगा, या तो लॉस और गेन दोनों करेगा, या तो शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन, शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा? लास्ट ऑर्बिट का, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लॉस, गेन, शेयरिंग करने की टेंडेंसी केवल इलेक्ट्रॉन में पाया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कमेगी, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। क्लियर दैट? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लॉस और गेन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल इलेक्ट्रॉन करेगा। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना प्लस चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उतना माइनस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा, माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। प्लस चार्ज वाले को कैटायन कहेंगे, माइनस चार्ज वाले को एनायन कहेंगे। समझ गए छोटू? क्लियर है? तो लॉस और गेन वाली बात तो क्लियर हो गई। अब यहां पे समझिए आप कि जब लॉस होगा
तो इलेक्ट्रॉन के अलावे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जब गेन भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के अलावे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाएगी और गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तत्काल ये समझिए, हम लोग सवाल बना लेंगे और कल हम बारीकी से इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट में। लॉस और गेन काहे करता है, कैसे करता है, कब करेगा, नहीं करेगा, क्यों करेगा, सब डिस्कस करेंगे। आइए तो छोटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H3O+, इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है? 3 है, 3 लिख दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 लिखो। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है, 1 लिखो। एटॉमिक नंबर 8 था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी 8 लिखो। अब बताओ छोटे, H3O पर प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है? प्लस चार्ज है, बिल्कुल सही। तो प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। कितना प्लस चार्ज है? 1 प्लस चार्ज है। तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो बाबू, लॉस होने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कमेगी कि बढ़ेगी? कमेगी। कितना कमेगी? 1 कमेगी, तो 1 इसमें माइनस हो जाएगा ना। हो जोड़ो, 8 3 11 में किया, कितना बच गया? 10। समझ गए? फिगर क्लियर? हाइड्रोजन कितना है? 3 है, एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन भी 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन भी 8। प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है? प्लस चार्ज है। बताओ, क्या प्रोटॉन लॉस करता है? नहीं। तो क्या इसमें कुछ अंतर आएगा? नहीं, क्योंकि सर अभी आप बताए हैं कि लॉस और गेन करने की टेंडेंसी, एबिलिटी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन में ही पाया जाता है। इसे लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कमेगी और गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, प्लस चार्ज आता है। जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना प्लस, और जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उतना माइनस। तो प्रोटॉन लॉस गेन नहीं करता तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 8 और 3 11, 10 के 10 रहेगा। न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन 3 है, न्यूट्रॉन होता है मास माइनस प्रोटॉन। हाइड्रोजन का मास 1, प्रोटॉन भी 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, प्रोटॉन 1। प्लस ऑक्सीजन कितना? 1 है, मास होता है 16, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास माइनस प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन भी 8। क्या न्यूट्रॉन लॉस और गेन करता है? नहीं। तो प्लस चार्ज आने से न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं। तो कितना हो गया? 3 इंटू 0, 1 में से 1 का 0, प्लस 16 में से 8 के 8, तो बराबर 8। समझ गए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल्स ऑफ H3O+। H3O+ में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 10। 1 मोल में Na, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 20 Na। प्रोटॉन कितना है जी? 11। 1 मोल में Na, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 22 Na। न्यूट्रॉन कितना है जी? 8। 1 मोल में Na, 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 16 Na। समझे? पक्का? अच्छा से। चलो क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 2 मोल्स ऑफ NH4+। तो सबसे पहले इसको आप लिख लिए होंगे, मिटाएं। आई, बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मूल कंसेप्ट के लिए। NH4+, अमोनियम आयन इसे कहते हैं, सब पढ़ेंगे आप।
आप जब नोटबुक बनाएगा तो ये नहीं कि आप अपना कॉपी में इसी तरह काट कर लिखना, ऐसा नहीं, बारीकी से लिखना है। समझ गए आप? आइए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन NH4+ में निकाल लें। नाइट्रोजन कितना है? 1 है। एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन भी 7। 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको याद रखना होगा बाबू, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। समझ गए? एग्जाम में जब आप जाएंगे तो 1 से 30 के बाद अगर एटॉमिक नंबर, मास नंबर की आवश्यकता होगी तो ब्रैकेट में बगल में लिख दिया जाएगा फलाना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है। लेकिन 1 से 30 तक आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? हाइड्रोजन 4 है, एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1। प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है? प्लस चार्ज। कितना प्लस है? 1 प्लस है। इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन? लॉस। कितना लॉस? 1 लॉस। घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। कितना घटेगा? 1 घटेगा। मुझे ये बताओ, 7 4 11 में गया 10, ठीक है? 11 में गया 10। नाइट्रोजन 1 है, एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन भी 7। हाइड्रोजन 4 है, एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन भी 1। क्या प्रोटॉन लॉस करता है? नहीं, तो प्लस 4 से प्रोटॉन में कौन अंदर आएगा? नहीं, तो 7 4 11। नाइट्रोजन 1 है, न्यूट्रॉन निकला, मास माइनस प्रोटॉन, इसका मास होता है 14, प्रोटॉन होता है 7, एटॉमिक नंबर 7, प्लस हाइड्रोजन 4 है, मास माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बराबर, तो मास होता है हाइड्रोजन का 1, प्रोटॉन भी 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 1। तो छोटो 14 में 7 गया 7, प्लस 1 में 1 गया 0, तो 4 × 0 0 बराबर 7। समझ गए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल्स ऑफ NH4+, इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 10। 1 मोल में Na, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 20 Na। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 2 मोल्स ऑफ NH4+, प्रोटॉन कितना है? 11। 1 मोल में Na, 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 22 Na। न्यूट्रॉन कितना है जी NH4+ में? 7। 1 मोल में Na, 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 14 Na। समझ गए? क्लियर? फिगर क्लियर? इसको लिख लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। जल्दी लिखा गया? अब हम लोग केटायन का कर लिए, एनायन का कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 2 मोल्स ऑफ CO3-2 कार्बोनेट आयन। इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे आप। CO3-2 मूल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का रीड कहा जाता है। मूल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल बेस्ड हम लोग सवाल डिस्कस करते हैं, इसलिए हम इतना फोकस कर रहे हैं आपके लिए। आइए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं CO3-2 में, फिर मोल की बात करेंगे बाद में। इसमें CO3-2 में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 1 है। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। क्या चार्ज है जी? माइनस है कि प्लस है? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज वाले को एनायन कहते हैं, प्लस चार्ज वाले को केटायन कहते हैं बाबू। माइनस चार्ज कब आता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। बिल्कुल सही। गेन करने पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उतना माइनस चार्ज आएगा, तो गेन करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो कितना माइनस चार्ज है? 2 माइनस चार्ज है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा बाबू। बोलो, अब बताओ कितना हो गया? बोलो, जल्दी बोलो। 6
8 या 24, 36 और 2 32। ठीक है, प्रोटॉन देखते हैं। कार्बन 1 एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन भी 6, ऑक्सीजन 3 एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन भी 8। अब मुझे बताइए कि माइनस चार्ज से प्रोटॉन पे इफेक्ट पड़ेगा जी? क्या प्रोटॉन गेन करता है क्या? नहीं। क्या प्रोटॉन गेन में पार्टिसिपेट होता है? नहीं। लॉस और गेन में पार्टिसिपेट कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। सर, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आने की वजह से केवल और केवल इलेक्ट्रॉन में ही अंतर पाया जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास में कोई अंतर नहीं पाया जाएगा। समझ गए छोटो? क्लियर दैट? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन में अंतर पाया जाएगा। प्लस चार्ज आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और जब माइनस चार्ज आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। अब प्लस चार्ज वाले को केटायन, अब माइनस चार्ज वाले को एनायन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना बाबू। और जितना प्लस चार्ज होगा उतना उसमें घटा देना, फाइनल इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना बाबू। और जितना माइनस चार्ज आएगा उतना उसमें जोड़ देना इलेक्ट्रॉन, फाइनल इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? तो बताओ, प्रोटॉन में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं, तो 30 या 24 और 6 कितना हो गया? 30, हो ना? 24 और 6 30। कार्बन 1 है, इसका न्यूट्रॉन निकालना है CO3 का। कार्बन 1 है, मास होता है कार्बन का 12, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन भी 6 प्लस ऑक्सीजन 3 है, A-P, मास होता है 16, प्रोटॉन 8। बोलो क्या न्यूट्रॉन गेन में पार्टिसिपेट करता है? नहीं। तो 12 में 6 गया 6 आया, देखो 16 में 8 गया 8, 8 या 24, 24 और 6 कितना हो गया? 30। सिंपल। तो बताओ जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल्स ऑफ CO3 - 2 निकालना है। तो 1 मोल में कितना है? 32। सॉरी, CO3 - 2 में इलेक्ट्रॉन कितना है? 32। 1 मोल में कितना होगा? Na, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, 64 N। ये नहीं समझना 2 मोल में 3 मोल में 3 से गुना हो जाएगा, 4 मोल में 4 से गुना हो जाएगा, 5 मोल में 5 से गुना हो जाएगा। चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 2 मोल्स ऑफ CO3 - 2। पहले ये बताओ, CO3 - 2 प्रोटॉन कितना है जी? 30। 1 मोल में Na, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, तो कितना आ गया बाबू? 60 Na। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 2 मोल्स ऑफ CO3 - न्यूट्रॉन कितना है जी? 30। 1 मोल में कितना है Na, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, तो 60 Na। समझ गए? तो बताइए, किसी भी प्रकार का कंपाउंड मॉलिक्यूल दे दे, नंबर ऑफ एटम निकाल देंगे? यस। कंपाउंड दे दे, मॉलिक्यूल निकाल देंगे? यस। कंपाउंड दे दे, इलेक्ट्रोलाइट दे दे, एक और सॉल्यूशन में डाल दे, नंबर ऑफ आयंस निकाल देंगे? यस। कंपाउंड दे दे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल देंगे? यस। आयंस दे दे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल देंगे? यस। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, लिखिए, लिखा गया? आइए, calculate the number of electron, proton and neutrons in 2 moles of SO4 - 2। आई, सल्फर 1 है, एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉन भी 16। ऑक्सीजन 4 है, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। माइनस चार्ज 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, 2 जुट जाएगा, तो 16 प्लस 32 प्लस 2, तो 32 से 4, 32 2 34, 6 40 10 50। सल्फर 1 है, एटॉमिक नंबर 16, प्रोटॉन भी 16। ऑक्सीजन 4 है, एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन भी 8। माइनस चार्ज से प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप समझ चुके हैं।
तो 32 और 16 हो गया 48, 48। सल्फर एक है A माइनस पी, मास होता है 32, प्रोटॉन है 16 क्योंकि एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन 4 है, मास होता है ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन भी 8, -4 से न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं, तो 32 में 16 गया, 16 जोड़ 16 में 8 गया 8, 8 चौक 32, 6 2 8 3 1 4 यानी 48। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल्स ऑफ SO4-2, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, SO4-2 में 50 है, 1 मोल में n है, 2 मोल में 2 से गुना कर दो तो आ गया 100 Na। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 2 मोल्स ऑफ SO4-2, SO4-2 में प्रोटॉन कितना है 48 है, 1 मोल में n है तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो, आ गया 96 Na। Na means 6.022 into 10 power 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 2 मोल्स ऑफ SO4-2, SO4-2 में न्यूट्रॉन टोटल कितना है 48, 1 मोल में Na तो 2 मोल में 2 से गुना कर दो बराबर 96 Na। तो आज छोटे हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाए, जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम आयनिक मास। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने ये सीखा कि कंपाउंड दे दे या मोल दे दे तो नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है जो कि वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है तो नंबर ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर दे कैटायन दे दे, एनायन दे दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आराम से बना देंगे। एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 into 10 पावर 20, जिसे मैंने कहते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर कीजिए, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और ऐप में भी चैट का ऑप्शन है, उस पे भी आप अपना प्रॉब्लम को वहां पे उस बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करके आपको डिलीवर करेंगे। ओके, थैंक यू।